हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी कि आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है और उसे एक रिडेम्पशन हम क्यों करते हैं, ठीक है। और इस डिवेंचर का जब हम रिडेम्पशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, जिन सोर्सेस से हम डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मेथड होते हैं इसके और कौन कौन सी जनरल एंट्री हम इसके लिए पास करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है। सबसे पहले आता है टर्म रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, यानी कि आपने किसी से जो भी लायबिलिटी या लोन ले रखा है उसको रिटर्न में करना, इसका मतलब होता है रीपेमेंट यानी कि रिडेम्पशन, ठीक है। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, इस डेफिनेशन की हेल्प से हम समझते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मींस डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब ये है कि जो भी डिवेंचर की लायबिलिटी है उसे हम डिस्चार्ज करेंगे, मींस वापस करेंगे बाय रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू द डिवेंचर होल्डर्स, यानी या तो डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करके, ठीक है, और बाय कन्वर्टिंग द डिवेंचर इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर्स। ये बोल रहा है डेफिनेशन कि लायबिलिटी यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग ये होता है कि जो भी उसकी लायबिलिटी है उसका हम रीपेमेंट कर दें, या तो कैश में कर दें रीपेमेंट, या फिर उसको हम नए शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, जो अपने डिवेंचर से उनका रिडेम्पशन हो जाएगा। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, यानी कि अपने डिवेंचर की जो भी लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करना विद द हेल्प ऑफ पेमेंट और कन्वर्टिंग इनटू न्यू शेयर और न्यू डिवेंचर, ठीक है। ये तो हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन का मीनिंग। अब डिवेंचर रिडेम्पशन की क्या क्या मेथड होते हैं वो हम देख लेते हैं। Methods of redemption of debenture। डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमने डिवेंचर्स का लिया हुआ है उन डिवेंचर्स को उनके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट वापस करना पड़ेगा। एक टाइम अपना डिसाइड होता है जब भी हम मार्केट से लोन लेते हैं। तो जब भी मार्केट से लोन लेते हैं तो उसमें भी टाइम होता है कि 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए हमने मार्केट से लोन लिया हुआ है। ऐसे सेम टू सेम जब कंपनी डिवेंचर मार्केट में इशू करती है तो उसके लिए भी टाइम फिक्स करती है कि इतने टाइम बाद वो डिवेंचर मार्केट में उनका रीपेमेंट कर दिया जाएगा, जो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो भी डिवेंचर का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को कंप्लीट होने के बाद कंपनी उसका पेमेंट करना शुरू कर देती है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, या तो उसका रीपेमेंट करे या फिर उन्हें शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह से हमारे पास कौन कौन से मेथड है जिन मेथड की हेल्प से कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को उनके डिवेंचर का पेमेंट कर देती है। तो पहला मेथड अपने आता है ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी बाय लमसम पहला आता है ऑन मैच्योरिटी बाय लमसम पेमेंट, ठीक है, यानी मैच्योरिटी डेट पर लमसम पेमेंट मेथड से उनका पेमेंट कर दिया जाए। यानी का मतलब यह है कि जब मैच्योरिटी का टाइम आ गया, जो भी आपका मैच्योरिटी का टाइम है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, उसके आने के बाद उनका जितना भी डिवेंचर का अमाउंट है सारा का सारा अमाउंट उनको एक बार में पे कर दिया जाए। तो ये हो गया ऑन मैच्योरिटी बाय लमसम पेमेंट मेथड से। दूसरा आता है इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट मीन्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट। कहने का मतलब ये है कि बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स में ये होता है कि यहां पर जितना भी पेमेंट होता है डिवेंचर्स का उनको इंस्टॉलमेंट में मीन्स टुकड़ों में उनका पेमेंट कर दिया जाए। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब कुछ टुकड़ों में, कुछ लॉट्स बना करके, यानी कि जैसे अपने डिवेंचर बनते हैं 1 लाख रुपीस का डिवेंचर है, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, आफ्टर 2 ईयर वो एवरी ईयर 20,000 का डिवेंचर का रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देगी। मीन्स ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद 3rd ईयर से कंपनी ने उनका इंस्टॉलमेंट पर रिडेम्पशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स पर इंस्टॉलमेंट की तरह। कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि एक साल में पेमेंट कर दे, तो हमने टुकड़ों में उनका रिडेम्पशन कर दिया। 2 मेथड ये हो गए। तीसरा मेथड आता है यहां पर बाय परचेज ऑन डिवेंचर फ्रॉम
ओपन मार्केट। तीसरा मेथड आता है कंपनी के पास बाय परचेज ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी कंपनी अपने ही डिवेंचर को मार्केट से खुद ही परचेज कर ले। यानी ओपन मार्केट में कंपनी चाहे आफ्टर 2 या 3 ईयर वो देखेगी मार्केट में अपने डिवेंचर्स का रेट क्या है, उस रेट के अकॉर्डिंग उन डिवेंचर को खुद ही परचेज करना स्टार्ट कर दे। अपने डिवेंचर को जब खुद परचेज कर लेगी तो पब्लिक के पास डिवेंचर बचेंगे नहीं, यानी कंपनी का बेनिफिट ये हो जाएगा, कंपनी जो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे कर रही है वो पे नहीं करना पड़ेगा, कंपनी को वो इंटरेस्ट बचेगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट से उन्हीं डिवेंचर्स को वो खुद ना खुद ही परचेज कर ले, और परचेज करने के बाद धीरे धीरे मार्केट से सारे डिवेंचर को खुद लेकर के कैंसिल कर दे, मींस रिडेम्पशन कर दे। तो कंपनी का तीसरा मेथड होगा बाय परचेज ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, ऐसे कंपनी का फोर्थ मेथड आता है यहाँ पर। फोर्थ मेथड आ गया बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस ये है, यहाँ पे ऊपर भी लिखा था कन्वर्टिंग द डिवेंचर इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर, यानी कंपनी का फोर्थ लास्ट मेथड आता है बाय कन्वर्जन, यानी अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दे न्यू शेयर्स में या डिवेंचर्स में। जैसे कि कंपनी के पास कोई भी डिवेंचर इशू किए हैं जिसपे कंपनी ने फिक्स किया हुआ है कि 10% इंटरेस्ट पे करना है, 10% वाले कंपनी को 5 ईयर बाद उनका रिडेम्पशन करना है, तो उसने ऑप्शन दिया डिवेंचर्स होल्डर को कि आप चाहें तो अपने डिवेंचर्स को न्यू शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पुराने वाले डिवेंचर का तो रिडेम्पशन हो गया, मींस वो तो कैंसिल हो गए और उनकी जगह पर दूसरे डिवेंचर पब्लिक को इशू कर दिए जाएंगे। इससे क्या उन्हें हेल्प मिलेगी कि उससे ये होगा, यानी न्यू डिवेंचर हो सकता है कम इंटरेस्ट वाले हो तो कंपनी को हेल्प होगी, ज्यादा इंटरेस्ट वाले हो पब्लिक को हेल्प हो जाएगी। कंपनी के पास इसका बेनिफिट ये होगा, कंपनी के पास लिक्विडिटी है, मींस जो कैश है वो डिवेंचर होल्डर को पे नहीं करना पड़ेगा, तो जो भी कैश कंपनी के पास अवेलेबल होगा वो कैश वहीं के वहीं रहेगा, बस नेम चेंज हो जाएगा। यानी अगर शेयर में कन्वर्ट किया है तो जो लोन है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डिवेंचर में किया है तो लोन 1% वाले डिवेंचर से दूसरे % वाले डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो बाय कन्वर्जन वाला मेथड है ये अपने 12th स्टैंडर्ड में आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ठीक है, इस मेथड को वहां नहीं पढ़ते हैं। बाकी अपने बीकॉम करें या एमकॉम करते हैं या एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, तो वहां पर ये वाला मेथड यूज किया जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए। तो ये हो गए अपने मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन मेथड से कंपनी मार्केट में डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है। 4 मेथड है ऑन मैच्योरिटी बाय लमसम पेमेंट, इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, बाय परचेज ओन डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट या लास्ट बाय कन्वर्जन। इन 4 मेथड से कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन मार्केट में कर सकती है। अच्छा, हम ये भी समझ चुके हैं पहले लास्ट चैप्टर में कि डिवेंचर मार्केट में जो रिडेम्पशन किया जाता है वो केवल 2 टाइप्स के किया जाता है। कौन सा? या तो हमारा किया जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, किस टाइप से किया था? पहला टाइप होता है एट पार और दूसरा टाइप होता है एट प्रीमियम। यानी कि कंपनी जो भी अपनी है एंड टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कंपनी के पास जो टाइप्स होते हैं डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के, या तो एट पार पर या एट प्रीमियम पर। कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन केवल उसकी फेस वैल्यू पर या फेस वैल्यू से ज्यादा पर कर सकती है। ठीक है, डिस्काउंट पर कभी भी कंपनी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन मार्केट में नहीं कर सकती। उसका रीजन भी है, हम जनरल रीजन अगर समझें, आपने किसी पर्सन को लोन दिया हुआ है तो आप ये सपोज करेंगे कि जितना लोन आपने मार्केट में उस पर्सन को दिया उससे कम आप रिटर्न लें, ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। हम हमेशा ये चाहेंगे, पब्लिक हमेशा ये चाहेगी जितना कंपनी को उसने लोन दिया हुआ है या तो वो पूरा का पूरा लोन हमें वापस मिले या उसमें कुछ इंक्रीज होके मिले। डिक्रीज होके हम कभी भी अपना लोन वापस नहीं चाहेंगे। हम क्या, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि उसको कम करके हमें पेमेंट ले लोन का। हम फुल पेमेंट लेना पसंद करेंगे या उससे ज्यादा पेमेंट लेना पसंद करेंगे, कम पेमेंट लेना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो ये कंपनी में 2 टाइप्स हो गए, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। ठीक है, तो मीनिंग हो गया, अपने मेथड हो गया और टाइप्स हो गए। अब हम समझते हैं कि हमें डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं इसे रख कर देता हूं तो आगे समझते हैं। यस, हाँ, डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी को 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी 2 चीजें मैं यहां लिख देता हूं। एक तो पहला आता है अपना DRR, दूसरा अपना आता है कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होती है DRI। अब इन दोनों को यह समझते हैं कि DRR होता क्या है और DRI होता क्या है।
भाई कंपनी को इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। हर कंपनी को रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि उन कंपनियों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उन कंपनियों को छोड़ करके बाकी डीआरआर और डीआरआई के लिए हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे ये 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। किस तरह से मेंटेन करेंगे वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले ये था कि ये डीआरआर डीआरआई करने के रूल्स थोड़े अलग थे, अब थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये अपना अगस्त 2019 से कुछ रूल्स चेंज हो गए, जिसके बेस पर कुछ हम अमेंडमेंट नए आ गए, उसके बेस पर समझेंगे। तो पुराना वाला डीआरआर का जो मेथड था उसमें थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो हम नया मेथड क्या समझेंगे। सबसे पहले डीआरआर होता क्या है। ठीक है, डीआरआर का मतलब है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डीआरआर जो होता है वो होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिजर्व है जो डिवेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए ही केवल यूज किया जाता है। इस रिजर्व का यूज हम डिवेंचर के किसी मतलब डिवेंचर के रिडेम्पशन के अलावा किसी और जगह हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है। ये पर्सनली ये पता है कि डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए ही रिजर्व बनाया गया, तो मींस डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए ही करेंगे। अब कंपनी से क्रिएट क्यों करती है, कंपनी सिक्योरिटी पर्पज से क्रिएट करती है। ठीक है, अब ये करना क्यों होता है, कितना करना होता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी इसका कितना % क्रिएट करेगी। तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। ये बोला गया है कि कंपनी डिवेंचर का रिडेम्पशन के लिए डीआरआर जितने भी कंपनी के पास डिवेंचर होंगे उतने डिवेंचर की फेस वैल्यू के 10% के बराबर करेगी। यहां पर ये परसेंट पहले 25% हुआ करती थी, लेकिन अगस्त 2019 से यहाँ अमेंडमेंट थोड़ा चेंज हुआ और चेंज होने की वजह से ये परसेंट यहाँ पर 10% रह गई। यानी कि कुछ एक्सेप्शन यानी कुछ कंपनियों को छोड़ करके बाकी कंपनियों को अपने डिवेंचर की जो भी फेस वैल्यू जितने भी डिवेंचर कंपनी के हैं मार्केट में इशू, उन डिवेंचरों की फेस वैल्यू के बराबर 10% डीआरआर बनाना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब ये बनता कब है, ये बनता है बिफोर रिडेम्पशन। बिफोर रिडेम्पशन कब, 31 मार्च। ये बोल रहा है कि ये डिवेंचर ऑफ रिडेम्पशन जो है वो हमें क्रिएट करना है, वो बिफोर रिडेम्पशन करना है कब, 31 मार्च को। जो भी आपकी रिडेम्पशन की डेट आती है उस रिडेम्पशन की डेट से पहले पहले आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। यानी जितने भी डिवेंचर आपके मार्केट में है उनकी 10% फेस वैल्यू के बराबर आपका ये क्रिएट होना चाहिए और बिफोर रिडेम्पशन 31 मार्च को होना चाहिए। ठीक है, ये डेट भी फिक्स है, रिडेम्पशन से पहले पहले 31 मार्च को ये क्रिएट करना है। अब ये डिवेंचर का रिडेम्पशन हम क्रिएट कहां से करेंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि जो प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है केवल उस प्रॉफिट में से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं जो यहाँ, ऐसे कौन कौन से रिजर्व्स हैं जिनमें से हम डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आता है जनरल रिजर्व। यानी कि जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिस रिजर्व को हम किसी भी एक्सपेंस को किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को प्रेफरेंस देंगे। जनरल रिजर्व में से डीआरआर क्रिएट किया जा सकता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। दूसरा हमारा सरप्लस। सरप्लस यानी कि सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है अपना उस सरप्लस में से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं दैट इज प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि सरप्लस वो होगा जो प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ठीक है, उसमें से आप बना सकते हैं। अब इसके अलावा तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है अपना डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व।
हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तीसरा रिजर्व ये होता है, यानी कि हमारे पास तीन तरह के रिजर्व आए और तीन तरह के प्रॉफिट आए। एक तो आएगा जनरल रिजर्व, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन तीन रिजर्व में से हम डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम डीआरआर और किसी रिजर्व से, यानी कि अगर हम कहें कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से डीआरआर क्रिएट करना है तो हम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करना है तो भी हम नहीं कर सकते, या कोई स्पेसिफिक और कोई रिजर्व है उसमें से हमें डीआरआर क्रिएट करना नहीं कर सकते। हम इसे उसी प्रॉफिट में से क्रिएट कर सकते हैं जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है, डिविडेंड परसेंट नाम आ गया, डिविडेंड के लिए। सर जनरल रिजर्व किसी भी रिजर्व किसी भी के लिए हम यूज कर सकते हैं, लायबिलिटी के लिए, और सरप्लस का भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीन रिजर्व में से ही केवल हम डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने डीआरआर के लिए क्या समझा, डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, हर कंपनी को ये बनाना पड़ता है। कुछ एक्सेप्ट कंपनियां हैं, उन्हें बताएंगे कौन कौन सी कंपनियों को छोड़कर। बाकी ये 10% ऑफ द फेस वैल्यू बनता है, जितनी भी डिवेंचर्स आपके पास है उनकी। पहले ये 28%, अब ये चेंज होगा 10% होगा, हमें अच्छे से याद रखेंगे इस 10% को। दूसरा बिफोर रिडेम्पशन बनता है 31 मार्च को, रिडेम्पशन से पहले 31 मार्च को हम बनाना ही बनाना है, ठीक है। यानी 31 मार्च को बिफोर रिडेम्पशन हमें ये बनाना है। कहां से बन सकता है, जनरल रिजर्व से, सरप्लस जो प्रॉफिट फॉर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट होता है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन्हीं तीन रिजर्व में से हम डिविडेंड को बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आता हमारा डीआरआई। डीआरआई क्या होता है, अब डीआरआई को समझ लेते हैं। डीआरआई का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डीआरआई अपना होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डीआरआई अपना ये भी कंपनी को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। ये कंपनियां, जो कंपनी डीआरआर बनाएंगी वो डीआरआई भी बनाएंगी। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डीआरआर नहीं बनाती लेकिन डीआरआई बनाती हैं, वो भी हम समझेंगे आगे ऐसी कौन कौन सी कंपनियां। सबसे पहले डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये भी कंपनी को अपनी सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाना पड़ता है। अब ये कितना बनता है, ये बनता है अपना 15% ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर के जितने भी डिवेंचर आपको रिडेम्पशन करने हैं उसकी फेस वैल्यू के 15% के बराबर। ये अब इसको कैसे समझेंगे, हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर पर 10% यानी 10,000 का तो डीआरआर बनेगा, ठीक है। लेकिन 1 लाख में से डिवेंचर जो है हमारे पास, उसमें से केवल 40,000 डिवेंचर का आपको रिडेम्पशन करना है, तो 40,000 का 15% डिवेंचर ये डीआरआई बनेगा। जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं उनका 15% के बराबर बनता है केवल ये, ठीक है। तो ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिडेमेबल डिवेंचर और आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मींस वो सारे डिवेंचर जितने कंपनी ने मार्केट में इशू किए हुए हैं, रिडेमेबल केवल उन डिवेंचर्स पर जिनका रिडेम्पशन कंपनी को मार्केट में अभी करना है, ठीक है। अब ये बनता है 15% बन गया। कब बनता है, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, यानी कि ये बोल रहा है 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले पहले हमें इनको बनाना है, ठीक है। 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से पहले पहले जो किसी डिवेंचर पर ये बोल रहा है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले पहले बनाना है। किन डिवेंचर पर, रिडेम्पशन ऑन नेक्स्ट 31 मार्च, यानी उन डिवेंचर्स को बनाना है जो अगले 31 मार्च को रिडेम्पशन होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर 31 मार्च 2020 को हमें डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है तो उससे पहले 30 अप्रैल 2019 को हमें डीआरआई बनाना पड़ेगा, या फिर हमें जो भी रिडेम्पशन करना है 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर में। अब हमें मान लीजिए एक रिडेम्पशन करना है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर, या हम ले लेते हैं सितंबर, 30 सितंबर को या 31 अक्टूबर, जैसे भी है। और एक रिडेम्पशन हमें जो करना है वो करना है 31 मार्च को, ठीक है। तो जो हमारा 31 अक्टूबर को रिडेम्पशन हो रहा है वो रिडेम्पशन भी 2020 में हो रहा है, और 31 मार्च को जो है वो 2021 में हो रहा है। तो उससे पहले हमारा जो होगा
ये 30 अप्रैल आ जाएगा 2020 में। तो हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा कि रिडेम्पशन ऑन नेक्स्ट 31 मार्च, यानी अगले 31 मार्च तक जितने भी रिडेम्पशन होने हैं उससे पहले पहले हमें 30 अप्रैल तक आपको या तो 30 अप्रैल या 30 अप्रैल पहले पहले डीआरआई बना लेना है। कितना? 15% ऑफ रिडेम्पशन, रिडीमेबल डिवेंचर। जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है उसके 15% की फेस वैल्यू के बराबर हमें डीआरआई बनाना है। कितना, किस डेट को बनाना है? अगले 31 मार्च तक जितने भी डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है उस ईयर से पहले पहले आपको उस 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले पहले आपको ये डीआरआई बनाना है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि हमें रिजर्व में से क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना। इसके लिए जनरल एंट्री सिंपल पास करते हैं, वो हम एंट्री समझेंगे कि डीआरआई के लिए कौन सी एंट्री होती है और डीआरआर के लिए कौन सी एंट्री हम पास करते हैं। ठीक है, तो डीआरआर के लिए मैं कौन सी एंट्री है और डीआरआई के लिए कौन सी एंट्री में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अब डीआरआर के लिए समझ लेते हैं डीआरआर के लिए एंट्री क्या होती है। एक बार लिख लेते हैं फिर आगे भी समझ लेंगे। डीआरआर के लिए जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं वो लिखते हैं हम या तो जनरल रिजर्व या डिविडेंड या सरप्लस, कुछ भी लिख देंगे। जनरल रिजर्व या सरप्लस या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब डेबिट हो जाएंगे और टू डीआरआई। इस तरह से डीआरआर क्रिएट करने की अपनी जनरल एंट्री पास हो जाती है। डीआरआई क्रिएट करने के लिए कौन सी जनरल एंट्री पास करते हैं? उसके लिए हमें डीआरआई के लिए क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? डीआरआई के लिए एंट्री हो जाएगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की, क्योंकि डीआरआई जो होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक सिक्योरिटी होती है जिसे हम गवर्नमेंट की स्पेसिफिक बॉन्ड्स में या स्पेशल सिक्योरिटी में हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। इस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, वो हम सब समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि डीआरआर और डीआरआई होता क्या है। डीआरआई जो होता है, डीआरआर जो होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, 10% ऑफ द फेस वैल्यू बनता है, रिडेम्पशन डेट से पहले 31 मार्च को बनता है। जनरल रिजर्व सरप्लस या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में से बना लेते हैं। डीआरआई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर होता है, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल बनता है। किन डिवेंचर पर? जिनको नेक्स्ट 31 मार्च तक रिडेम्पशन करना है। ठीक है, इसके लिए जनरल एंट्री पास होती है। ठीक, अब हम समझेंगे ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं या ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डीआरआर क्रिएट करेंगी और जो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जो डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, तो कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो कंपनियां डीआरआर क्रिएट नहीं कर सकती या नहीं करती हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहां मेंशन किया, हम समझते हैं। कंपनीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग अमाउंट टू डीआरआर। कौन कौन सी कंपनियां जो डीआरआर ट्रांसफर नहीं करती है? सबसे पहले ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो भी बैंक है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जो फाइनेंस का वर्क करती हैं, वो सारी जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या आरबीआई के थ्रू चलाई जाती है, वो सारी फाइनेंस कंपनी डीआरआर क्रिएट नहीं करती है। उन्हें डीआरआर क्रिएट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑल बैंकिंग कंपनी, जितनी बैंकिंग कंपनियां जो बैंक का बिजनेस करती हैं, यानी कि हमारे पैसे को डिपॉजिट करती हैं या हमें लोन देती हैं, वो सारी बैंकिंग कंपनी भी डीआरआर क्रिएट करने की उनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इफ द डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर हमारी कंपनी के पास कोई भी डिवेंचर है जो डिवेंचर मार्केट में इशू किए हैं कन्वर्जन मेथड से, यानी फ्यूचर में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऐसे कन्वर्जन डिवेंचर्स के लिए भी आपको डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती उनके रिडेम्पशन के टाइम पर। ठीक है, इफ द डिवेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अगर आपके डिवेंचर ऐसे हैं जो पार्टली कन्वर्टेबल है, यानी कुछ पार्ट उनका कन्वर्ट करने का है, कुछ कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ऑन द कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर, जितना पार्ट कन्वर्टेबल है उतने पार्ट के लिए डिवेंचर को डीआरआर, कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कंपनी के 1 लाख रुपए के डिवेंचर है और 40,000 डिवेंचर तो कन्वर्टेबल है और 60,000 नॉन कन्वर्टेबल है, तो 40,000 वाले डिवेंचर्स पर कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना। ठीक है, तो ये कंपनी की वो कंपनियां हो गई जिनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग में ये सारी कंपनियां थी, लेकिन अब 2019 अगस्त 2019 से कुछ रूल्स में चेंज आया है। क्या चेंज आया है? वो उसमें कुछ कंपनियां और एडिशन में बढ़ गई हैं।
हैं, यानी ये कंपनियां और हैं जिनको डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहले तो ये 4 टाइप की कंपनियां थी जिनको डीआरआर नहीं बनाना था, बाकी सारी कंपनियां डीआरआर मेंटेन कर रही थी। लेकिन 16 अगस्त 2019 से अमेंडमेंट में थोड़ा चेंजेस आया है, जिसकी वजह से कुछ कंपनियां और बढ़ा दी गई हैं हमारी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें उन कंपनियों को भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कौन कौन सी समझते हैं? इन एडिशनल रेगुलेटेड रूल्स 18(7)(b ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 एज अमेंडेड विद द इफेक्ट अगस्त 16, 2019। ये बोल रहा है अगस्त 16, 2019 से इफेक्ट में लेना है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, और कंपनियां कौन कौन सी बढ़ गई हैं जो डीआरआर बनाने की जिन्हें जरूरत नहीं है। इसमें बढ़ा है क्या? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 ऑफ कंपनी एक्ट 130, यानी कि ये बोल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे भी थे देखिए, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 272 के अंदर आते हैं वो कौन से हैं? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एलआईसी एक ऐसी कंपनियां हैं जो कि सेक्शन 272 कंपनीज एक्ट 113 के अकॉर्डिंग आती है, तो वो एलआईसी को भी अब डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले वो बनाते थे डीआरआर अपने डिवेंचर को रिडम्पशन करने के लिए, लेकिन अब 16 अगस्त 2019 के बाद से उसको भी जरूरत नहीं है कि वो डीआरआर बनाए। लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी, यानी जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिस्टेड कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है, ठीक है। अनलिस्टेड एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जितने भी अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, यानी आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45IA के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनियां अनलिस्टेड है लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन सारी कंपनियों को भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अनलिस्टेड एनबीएफसी, इसको हम याद रखेंगे, ठीक। दूसरी आती है अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि एचएफसी, रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी जितने भी अनलिस्टेड कंपनी है जो नेशनल हाउसिंग बैंक से रजिस्टर्ड है और एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उन कंपनियों को भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी, यानी कि ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेकिन आरबीआई के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, और ये फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये भी लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक से रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनियां भी अपने डीआरआर नहीं बनाएंगी। तो पहले 4 टाइप की कंपनियां थी जो डीआरआर नहीं बना सकती थी, एडिशन में 4 टाइप की कंपनियां और बढ़ गई हैं, ये भी डीआरआर बनाने की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल मिला के 8 टाइप की कंपनियां हैं जिनको रिडेम्पशन के टाइम पर, डिवेंचर रिडेम्पशन के टाइम पर, उन डिवेंचर्स पर जिनका रिडेम्पशन करना है उनके 10%, 15% किसी पर भी डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे 4 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से थी, अब ये 4 हमारी और बढ़ गई हैं, यानी कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जो अभी तक तो बुक जो प्रिंटेड हो चुकी है वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुकी है, अब जो न्यू बुक आएंगी आपके पास सप्लीमेंट्री मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो उस सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप की कंपनियां और बढ़ गई हैं, इनको भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप कंपनियां हैं जिनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आती है बात कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जिन कंपनियों को अपनी डीआरआर करना जरूरी है, जिनके अपने डिवेंचर के रिडेम्पशन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जिन्हें डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कंपनियां कौन कौन सी है? पहले नंबर की आती है अपनी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जितनी भी हैं, लेकिन कौन कौन सी कंपनियों को छोड़कर, उन कंपनियों को छोड़कर जो एनबीएफसी होती है, नॉट एनबीएफसी एंड एचएफसी, यानी कहने का मतलब ये है जितनी भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो सारी कंपनी, लेकिन एनबीएफसी और एचएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं हो, वो सारी अनलिस्टेड कंपनी जो डीआरआर क्रिएट कर सकती हैं वो अनलिस्टेड कंपनीज नॉट एनबीएफसी और एचएफसी होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। दूसरा पार्ट क्या होता है, जो डिवेंचर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होने चाहिए,
यानी कि डिवेंचर दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए जो कि हमें एनबीएफसी और एचएफसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो डिवेंचर है वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होनी चाहिए। यानी पार्टली कन्वर्टेबल है तो जो पार्ट नॉन कन्वर्टेबल है उस पार्ट पर, और फुल्ली नॉन कन्वर्टेबल है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फुल कन्वर्टेबल है तो हम उन पे क्रिएट नहीं कर सकते। यानी टू टाइप की, यानी अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए जो एनबीएफसी और एचएफसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डिवेंचर जो होने चाहिए वो नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए। केवल यही कंपनियां जो हैं वो मार्केट में डीआरआर क्रिएट करेंगी अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन करने से पहले, बाकी ये कंपनियां नहीं करेंगी। हमें पता है डीआरआर कितना क्रिएट करना है, हमें 10% ऑफ द फेस वैल्यू। पहले ये हुआ करता था 25%, लेकिन हम याद रखेंगे 10% होता है। अब जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 10% के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को। तो ये हो गया डीआरआर क्रिएट करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं इसके बाद में कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डीआरआई क्रिएट कर सकती हैं और डीआरआई क्रिएट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे लिखा है कंपनीज एग्जम्प्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग अमाउंट टू डीआरआई। यानी कि अभी हमने पढ़ा था डीआरआर में कौन कौन सी कंपनीज अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकती। यहाँ पर भी हमने अब पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो डीआरआई क्रिएट नहीं कर सकती। सबसे पहले वो समझेंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई के थ्रू जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड है वो भी डीआरआई नहीं बनाएंगे, ना तो ये डीआरआर बनाएंगे ना ही ये डीआरआई बनाएंगे। दूसरा, ऑल बैंकिंग कंपनीज, ये जितनी बैंकिंग कंपनी है ये डीआरआर नहीं बनाएंगी और डीआरआई भी नहीं बनाएंगे। इफ द डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल है तो इस कंपनी को डीआरआई बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ द डिवेंचर पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑन द कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर, यानी कि अगर डिवेंचर आपके पार्टली कन्वर्टेबल है तो जिन डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं उन डिवेंचर्स की वैल्यू पर हम डीआरआई क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये चार कंपनियां तो एज इट इज है जिन कंपनियों पर डीआरआर भी नहीं बनता था और यहाँ पर डीआरआई भी क्रिएट नहीं करेंगे। अब एडिशन क्या हुआ है, जो 16 अगस्त 2019 से हमारे क्या चेंजेस हो गया है, जो डीआरआई नहीं बना सकती। पहला दे रखा है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, यानी ये कंपनी डीआरआई भी नहीं बना रही थी और डीआरआई भी नहीं बनाएगी। यानी कि एलआईसी जो कंपनी है, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सेक्शन 272 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है आरबीआई में एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, वो कंपनी भी डीआरआई भी नहीं क्रिएट करेंगे। अनलिस्टेड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, यानी वो कहना अनलिस्टेड एनबीएफसी, यानी ये कंपनी भी डीआरआई क्रिएट नहीं करेंगी। ये डीआरआर भी क्रिएट नहीं कर रही थी, डीआरआई भी क्रिएट नहीं करेंगी। थर्ड आता है अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी एचएफसी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि अनलिस्टेड एचएफसी कंपनियां वो भी डीआरआई नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा चेंज आया, 3 कंपनियां डीआरआई नहीं बनाएंगी जबकि डीआरआर 4 कंपनियां नहीं बना रही थी। डीआरआर एक लिस्टेड कंपनी और थी जो डीआरआर नहीं बना रही थी, यहाँ पर लिस्टेड कंपनी को हटा दिया गया है। जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं वो डीआरआर नहीं बनाती थी। यहाँ पर क्या किया है, डीआरआई के लिए अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी डीआरआई नहीं बनाएगी। अब डीआरआई बनाए कौन सकता है, अनलिस्टेड कंपनीज नॉट एनबीएफसी एंड एचएफसी, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनियां हैं जो एनबीएफसी नहीं होनी चाहिए, एचएफसी नहीं होनी चाहिए, ये कंपनियां डीआरआई बना सकती हैं। ये डीआरआर भी बना सकती थी। नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर, जितने भी डिवेंचर कन्वर्टेबल नहीं है उन पर डीआरआर क्रिएट हो रहा था, डीआरआई भी क्रिएट होगा। लिस्टेड कंपनीज, अब यहां पर एक बढ़ गई, लिस्टेड कंपनी डीआरआई क्रिएट करेंगी, ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनी डीआरआर क्रिएट नहीं कर सकती थी। जो कंपनी डीआरआर क्रिएट नहीं कर रही थी वो डीआरआई भी क्रिएट नहीं कर रही थी, तो ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनी वाली कंडीशन में ऐसा आ जाता है कि लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डीआरआई बनाना पड़ेगा। डीआरआई कितना होगा, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, यानी जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है उसकी 15% की वैल्यू के बराबर हमें डीआरआई क्रिएट करना है। तो ये 4 कंपनियां एजेंट जो डीआरआई नहीं बना रही थी, यहाँ पर ये 3 कंपनियां ली गई हैं, 3 टाइप की कंपनियां ली गई हैं जो डीआरआई नहीं बनाएंगे। इसमें से एक लिस्टेड कंपनी यहाँ आ गई है जो डीआरआई बनाएगी बट डीआरआर नहीं बनाएगी। तो इस तरह से डीआरआर और डीआरआई बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डीआरआई नहीं बनाएंगी। ये हमारे नए रूल्स आए हैं 16 अगस्त 2019 से। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ये अब न्यू सिलेबस में है, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में काफी सारे चेंजेस आए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में। तो ये जो चेंजेस आए वो मैंने आपको यहाँ बता दिए क्या क्या चेंजेस आए हैं।
तो हम इसको अच्छे से याद रखेंगे कि डीआरआर हमारा जो क्रिएट होता था वो पहले होता था 25%, पुरानी बुक में हमारे 25% होगा, तो पुरानी बुक को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, न्यू बुक्स में अभी जो आएंगी तो प्रिंटेड होकर के उसमें हमारा आएगा डीआरआर 10% हमें, तो याद रखेंगे डीआरआर में 10% ही बनाना है। बट डीआरआई पहले 15% था, अब भी 15% है, तो डीआरआई में कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन कुछ कंपनियां पहले ये ओनली 4 कंपनी थी जो डीआरआई नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन चेंजेस हो गया कि डीआरआर के लिए 4 कंपनियां और बढ़ गई, लेकिन डीआरआई के लिए 3 कंपनीज और बढ़ गई। ठीक है, तो हम ये रूल्स याद रखेंगे कि डीआरआई कौन सी कंपनी बना सकती है और डीआरआर कौन सी कंपनी बना सकती है, और कौन कौन सी कंपनी ऐसी है डीआरआई नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रूल्स कंपनी के डीआरआर डीआरआई बनाने के। और ये हमें बहुत समझना जरूरी है क्योंकि डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए हमें डीआरआर और डीआरआई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसा ना हो हम क्वेश्चन सॉल्व करें और हमसे मिस्टेक हो जाए, तो हम अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे इन्हें समझने के लिए। ठीक है, तो अभी इतना ही। आगे अभी हम समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन क्या होते हैं। ये तो हमने बता दिया कि डीआरआर डीआरआई कैसे बनते हैं, मीनिंग समझ लिया, डिवेंचर के रिडेम्पशन पढ़ लिए हमने, मेथड पढ़ लिए, अब टाइप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो क्या क्या सोर्सेस हैं उसका रिडेम्पशन करने के लिए, कहां से हम पेमेंट लेंगे और किस तरह से उनका रिडेम्पशन करेंगे। यस, तो सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडेम्पशन करने के लिए क्या क्या सोर्सेस होते हैं वो हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आउट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिवेंचर्स का हम रिडेम्पशन कर रहे हैं वो कैपिटल में से करेंगे। कहने का मतलब सीधे सीधा आता है कि यहां पर कैपिटल से डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो प्रॉफिट में से हम नहीं कर रहे, कैपिटल में से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी कंपनी जो एग्जेम्प्ट है उनको छोड़ करके कोई भी कंपनी सारा का सारा डिवेंचर का रिडेम्पशन कैपिटल से नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन पर। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, जब आउट ऑफ कैपिटल होता है, मींस डिवेंचर का रिडेम्पशन कैपिटल में से करना होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, कंपनी डीआरआर जो है वो डिवेंचर की फेस वैल्यू के 10% के बराबर बनाती है। जो हमने अभी रूल्स में पढ़ा था कि डीआरआर 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर बनता है। ठीक है, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। बाकी अपना डीआरआई तो सेम 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, अगर आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन होता है डीआरआर 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स बनेगा और डीआरआई 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर बनेगा। ये हमारा फिक्स है, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी पूरा कैपिटल से अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन नहीं कर सकती। कुछ एब्जेक्शन है जो हमने बताए हुए हैं उन कंपनियों को छोड़ करके। ठीक है, दूसरा मेथड कंपनी का दूसरा सोर्स आता है, कंपनी कहां से कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट। ये कंडीशन कौन सी होती है, इस कंडीशन में ये है कंपनी अपना जितने भी डिवेंचर है सबका रिडेम्पशन अवेलेबल प्रॉफिट में से करेगी, यानी कंपनी के पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है कि अपने सारे डिवेंचर का रिडेम्पशन वो प्रॉफिट में से कर सकती है। तो उस वाली कंडीशन पे क्या चेंजेस आते हैं, उस वाली कंडीशन पे ये आता है चेंजेस कि जो अपना डीआरआर है वो डीआरआर जो बनता है वो 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर बनता है। यानी कि यहां पर अपना जो डीआरआर बनेगा फुल 100% बनेगा, यानी कि पूरा का पूरा 100% हम डीआरआर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी पूरे के पूरे 100% को यूज अपने प्रॉफिट को यूज कर सकती है डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए। जब डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है और कंपनी रिडेम्पशन जो कर रही है आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है, मींस पूरा का पूरा जो डीआरआर बनेगा फेस वैल्यू जितने भी डिवेंचर की फेस वैल्यू के इक्वल बनेगा। सीधी बात ये हो गई। तो इस रूल्स में जो चेंजेस आते हैं, बाकी डीआरआई में कोई चेंजेस नहीं है, डीआरआई सेम है। डीआरआई हर कंडीशन में 15% ही बनता है, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर ही बनेगा इस वाली कंडीशन में। तो हम दो चीजों को याद रखेंगे कि हमारा रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो हमें जो चेंजेस आएगा वो केवल डीआरआर में आएगा इन दोनों मेथड से। अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है तो डीआरआर हमें बनाना है 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ
आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, यानी जितने भी डिवेंचर होंगे 10% फेस वैल्यू के बराबर। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो डीआरआर हम 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर बनाएंगे। बस केवल हमें दो चीजें याद रखने की है, वो 10% और 100% याद रखने की है। ठीक है, कि आउट ऑफ कैपिटल है तो 10% का डीआरआर बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100% का डीआरआर बनेगा। बाकी डीआरआई दोनों ही कंडीशन में 15% है, 15% ही बनाएंगे और कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हमें एक तीसरा रूल्स और दे दिया जाता है कभी कभी, वो क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, यानी कि दोनों से करना है। जब दोनों से ही करना है तब उस वाली कंडीशन पे क्या होता है, उस वाली कंडीशन, वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं है ये पॉइंट आता नहीं है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लेते हैं। अगर आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट दे रखा है तो 100% को प्रेफर नहीं करते। यहाँ पर डीआरआर 100% नहीं बनता, यहाँ पर डीआरआर भी 10% वाला ही फॉलो किया जाता है, 100% डीआरआर नहीं बनाते। तो हमारे सिलेबस में ये नहीं होता, ये हमारे सिलेबस में आता भी नहीं है। तो मेनली जो वो समझेंगे वो केवल ये दो मेथड समझेंगे। अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है तो डीआरआर 10% बनेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट है डीआरआर 100% बनेगा, डिवेंचर की फेस वैल्यू के बराबर जितने भी डिवेंचर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर यानी फुल डिवेंचर की फेस वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो ये दो सोर्सेज हो गए, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर। तो ये आज का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स के मेथड कौन कौन से होते हैं रिडेम्पशन के, यानी डिवेंचर, रिडेम्पशन और डिवेंचर क्या होता है, उसके रिडेम्पशन के मेथड कौन से होते हैं, डीआरआई डीआरआई क्या होता है, कौन सी कंपनियां डीआरआर नहीं बना सकती, कौन सी कंपनियां डीआरआर बना सकती हैं, कौन सी कंपनियां डीआरआई नहीं बना सकती, कौन सी कंपनियां डीआरआई बना सकती हैं। ठीक है, और क्या क्या सोर्सेस हैं डिवेंचर के रिडेम्पशन करने के लिए। अब आते हैं हमारे यहाँ पर जर्नल एंट्री, यानी कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती हैं जो डिवेंचर के रिडेम्पशन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। जो एंट्रियां होती है, कौन कौन सी एंट्री हम पास करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, कौन कौन सी एंट्रियां हम उसमें पास करेंगे और उसके लिए हमें कौन कौन से उनके लिए न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए पार्ट 2 यानी रिडेम्पशन और डिवेंचर की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस चीज को देखेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।